नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि उनका नजरिया क्या है। जो खबरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात की। हम अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल हमने कल प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट इंटरव्यू पर जब लंबी चर्चा की थी, खासतौर पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के उनके रिश्तों को लेकर, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने की कोशिश की गई थी, उनकी तारीफ की गई थी, उसी के संदर्भ में यह सवाल भी उठा था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, यह खबर आई, पॉडकास्ट इंटरव्यू में यह बात खुलकर सामने आई, और उसी दिन ऑनलाइन वर्जन में और अगले दिन यानी आज अखबार में खबर छप गई कि 30 मार्च को संभावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की मुलाकात। हमारे दर्शक शायद इस बात को थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 2015 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की पहली औपचारिक मुलाकात होगी। जी हां, औपचारिक मुलाकात होगी। यह इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था कि अब बीजेपी सक्षम हो गई है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों आरएसएस बीजेपी के बीच में खिंचाव तनाव की खबरें भी आती रहीं। ऐसे में यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों नरेंद्र मोदी नागपुर जाकर मोहन भागवत और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं? क्या वो ट्रूस या सीजफायर का ऐलान कर रहे हैं? क्या वो अपना आभार व्यक्त करने जा रहे हैं मोहन भागवत से, या फिर सिंबॉलिक तरीके से यह कहा जाए कि वो आरएसएस के सामने नतमस्तक हो रहे हैं? श्रवण जी से जानते हैं। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। जी सर। देखिए, 30 मार्च को गुड़ी पड़वा का दिन है और इस साल इस दिन नए हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है और एक नेत्रालय आई हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की फाउंडेशन ले ही है वहां करीबन 6 एकड़ की प्लॉट पर नागपुर में। अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो आई हॉस्पिटल की जो फाउंडेशन वहां रखी जा रही है, माधव नेत्रालय आई एंड रिसर्च सेंटर, ये कोई नई दृष्टि प्रदान करेगा मोदी जी को, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि ये मामला आंखों का है और इस समय पूरा मामला नजरिए का है। देखिए, ये हमारे तमाम दर्शकों जो मोदी जी के भक्त हैं, पूरी तरह से उनको शायद सदमा भी लग सकता है, या वो जानबूझ करके अवॉइड करते हैं कि मोदी जी, जैसा उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था अपने, ये जो लेक्स फ्रीडमैन के, कि वो 8 साल की उम्र में अपने गांव वडनगर में संघ में भर्ती हो गए थे और 21 साल की उम्र में 1971 में वो पूर्णकालिक प्रचारक हो गए थे। और उनका ये जो फ्रीडमैन का जो इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, उसमें वो कहते हैं कि ये आरएसएस ने उनको सब कुछ प्रदान किया है, जैसे कि जीवन को देखने की एक दृष्टि क्या होनी चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और दूसरा ये कि राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है, मतलब नागरिक जनता की सेवा ईश्वर की सेवा है, ऐसा करके उन्होंने कहा। अब मैं थोड़ा सा ये जो लेक्स फ्रीडमैन के इंटरव्यू की टाइमिंग और ये जो 30 मार्च का अनाउंसमेंट है जो हुआ है, उसमें
हम ढूंढ सकते हैं कि कोई कनेक्शन तो होना चाहिए, पर नहीं भी हो तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये इंटरव्यू जब रिकॉर्ड किया गया महीने भर पहले रिकॉर्ड किया गया था, और तब तक ये माधव नेत्रालय का और आई रिसर्च सेंटर का अ, कार्यक्रम फाइनल हुआ कि नहीं हुआ हमें पता नहीं। पर हमको एक चीज पता है आशुतोष जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपने शायद गौर किया हो कि 19 फरवरी को दिल्ली में एक 12 मंजिला आरएसएस का हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन था, जी। और उसमें करीबन 5 लाख वर्ग फुट का है ये, उसमें करीबन 300 कमरे हैं, और उसमें बहुत बड़ा फंक्शन किया, 4,000 लोग थे। उसमें मोदी जी नहीं थे, जैसा मैंने खबरों में पढ़ा। आपने अगर पढ़ा हो कि वो थे तो मैं नहीं जानता, पर उसका जो घोषणा, उसकी जो कार्यक्रम का जो प्रपत्र मैंने पढ़ा, उसमें राजनाथ सिंह का नाम था, अमित शाह जी का नाम था, और नड्डा जी का नाम था। इसकी भूमिका और है कि एक कैंसर हॉस्पिटल की फाउंडेशन लेइंग के समारोह में भी कोशिश की गई थी कि मोदी जी नागपुर पहुंचे, वो कैंसिल हो गया मोदी जी का जाना, और फिर ये तय हुआ कि अमित शाह जाएंगे, तो अमित शाह का भी लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गया था। जी। मैं इस चीज को इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि 2014 के बाद से आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री पहली बार अपने हेडक्वार्टर जा रहा है। कोई बड़ी घटना है, कोई बड़ा एक, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 14 से अभी तक 11 सालों में आरएसएस और बीजेपी को लेकर इतने उथल पुथल हुई है, जैसा आपने जिक्र किया नड्डा जी के वक्तव्य का, जो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले उन्होंने दिया था, जबकि 7 चरणों का चुनाव था। और इसकी खटास लगातार संघ में बनी हुई है। मथुरा में जो बैठक हुई उसमें भी इसको लेकर काफी पीड़ा व्यक्त की गई थी। और ये जो मोदी जी की विजिट है, ये काफी सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये बेंगलोर में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक के ठीक बाद हो रही है, और ये घोषणा की गई है कि बीजेपी के अध्यक्ष का जो की घोषणा है वो मार्च में हो जाएगी, क्योंकि इतनी जबरदस्त आलोचना हो रही है पूरे देश भर में कि जिस व्यक्ति का कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया, जो 2019 से 2020 तक भी कार्यकारी था, और 2 साल से वो एक्सटेंशन पर चल रहा है, जी। तो क्या कारण है? तो क्या बीजेपी को कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, कि संघ और बीजेपी के बीच में बहुत जबरदस्त इसको लेकर घर्षण चल रहा है? तो ये जो प्रधानमंत्री की विजिट है, आपने जैसे कहा कि ये सरेंडर है पीएम का, कि कुछ और है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री का नागपुर जाना ही अपने आप में एक बड़ा सरेंडर है, क्योंकि ये नागपुर के हेडक्वार्टर, यानी भागवत की अथॉरिटी को कबूल करना या उनके हेडक्वार्टर में जाना। एक चीज आशुतोष जी, आप थोड़ा ये देखिएगा, आप गूगल तो करते ही रहते हैं, ये भागवत जी। साहब और मोदी जी कॉन्टेम्प्ररी हैं संघ में। अगर आप इनकी एज उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा 4-6 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं है दोनों की उम्र में। तो एक मुझे लगता है कि मोदी जी के जो रिश्ते हैं संघ के साथ, उससे ज्यादा ये मोदी जी के भागवत के साथ रिश्तों का मामला है। मतलब जो मैं इसको पढ़ता हूं कि वो भागवत की अथॉरिटी, संघ की अथॉरिटी को तो शायद कबूल करते हो मोदी जी, पर भागवत की अथॉरिटी को कबूल शायद नहीं करते हो। ये मेरा एक हिंच है या अंश है। तो ये बड़ा एक
अद्भुत संयोग होने जा रहा है, और मैं भारत की राजनीति के लिए इसको बहुत एक मील का पत्थर मीटिंग मानना चाहूंगा, क्योंकि मंच पर जो लोग होंगे उसमें उसमें फडणवीस होंगे, गडकरी होंगे, और अवधेशानंद जी होंगे, और गोविंद गिरी जी होंगे। अब फडणवीस तो मुख्यमंत्री होने के नाते हैं, गडकरी नागपुर के सांसद हैं इसलिए हैं। अवधेशानंद जी और गोविंद गिरी जी की भूमिका के बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं कि उनका होना वहां क्यों होना चाहिए, पर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी कुंभ के दौरान अ, भागवत साहब के एक बयान को लेकर काफी विवाद मच गया था संतों के बीच में और भागवत साहब के बीच में। और उन्होंने कहा था भागवत साहब ने कि राम मंदिर के बाद में कुछ लोगों को लगने लगा कि नई जगहों पर इस तरह के मुद्दों को उछाल कर वे हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, तो इस बात की ये स्वीकार्य नहीं है हमको। और दूसरा उन्होंने कहा कि हर दिन अगर नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। ये बड़ा एक बहुत अद्भुत है कि आप अ, जो सरकार हिंदुत्व के, जैसे प्रधानमंत्री का आज अगर आपने भाषण सुना हो पार्लियामेंट में कि कुंभ को लेकर जी। उन्होंने जबरदस्त तारीफ की, पर आपने नोटिस किया हो कि उसमें, मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो बताइए अपने दर्शकों को, कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ की क्या उन्होंने, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया क्या? नहीं नहीं। तो आप सोचिए कि मैं सुन रहा था उनका भाषण, मैंने 13 मिनट सुना, और उन्होंने प्रयागराज की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, और तमाम लोगों को का आभार व्यक्त किया, पर जो आर्किटेक्ट था इस महाकुंभ का उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। मैं इसको बहुत सारी चीजों में जोड़कर देख रहा हूं। मैं इसको जैसे योगी आदित्यनाथ के संघ के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप हुई है हाल के दिनों में, योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में थे तब भागवत की वहां यात्रा हुई, उसको लेकर जो चीजें चल रही है, या योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जो कि मोदी जी की आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। क्योंकि मोदी जी ने अपने पूरे भाषण में जो ब्रॉडकास्ट में, पॉडकास्ट में, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की तारीफ की, विवेकानंद की तारीफ की, हिंदुत्व की तारीफ की, साधु संतों के बीच में जो जीवन बिताया उसकी तारीफ की। तो एक ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व को लेकर योगी आदित्यनाथ भी नेता हैं, भागवत भी नेता हैं, मोदी जी भी नेता हैं, और साधु संत भी नेता हैं। तो ये जो जनता है वो किसको अपना नेता माने, या जनता किसको अपना आदर्श माने? हम शायद विषय से भटक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अ, इसमें जो तय होना है वो बीजेपी के प्रेसिडेंट का नाम तय होना है, और घोषणा की गई है कि मार्च में कर देंगे। आप देखिए कि अभी तक ये एक्सक्यूज ये दे रहे थे कि हमारे 36 राज्यों में केवल 12-13 में ही स्टेट के इलेक्शंस हो पाए हैं, और उसका एक्सक्यूज ये दिया कि कई जगह चुनाव हो रहे थे इस कारण से, कि दिल्ली में या हरियाणा में, पर मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं था, तो वहां वहां क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं था, तो वहां क्या हो गया? तो ऐसा लग रहा है कि संघ को लगता है कि बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिसमेंटल हो रहा है, और उस पर कब्जा करना इसलिए जरूरी है कि उस पर कब्जा नहीं किया तो आने वाले प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी के कैंडिडेट्स कौन होंगे। तो संघ अब केवल ये नहीं कर सकता कि उसको चुनाव जिताने का ठेका दिया जाता रहे बीजेपी के द्वारा, और बाकी सारे काम मोदी जी करते रहे। मतलब कि भाई जैसे ही चुनाव आया, पैर पकड़ लिए संघ के कि महाराष्ट्र में आप चुनाव जिताएं, या दिल्ली में जिताएं, या हरियाणा में जिताएं। संघ का कहना अगर चुनाव हमको जिताना है तो फिर पार्टी पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये मैं समझ रहा हूं। तो इसलिए मुझे लगता है
कि एक कोशिश ये है कि कोई कंसेंसस कैंडिडेट बन जाए। हालांकि कंसेंसस कैंडिडेट इसलिए नहीं बन सकता कि संघ का कोई भी व्यक्ति अगर हो, जैसे बीच में संजय जोशी का नाम चला था, तो वो संजय जोशी का नाम तो जो लोगों का कहना है वो चलाया गया था, या उनके ही समर्थकों, संजय जोशी के समर्थकों द्वारा चलाया गया था। उनके नाम पर किसी भी तरह की सहमति हो ही नहीं सकती थी। पर ये जो चल रहा है, इसमें से जो निकल कर आने वाला है वो बहुत सारे तनाव को पैदा भी कर सकता है, नए तनाव पैदा कर सकता है सरकार और बीजेपी के बीच में। सरकार एक तरफ और बीजेपी का प्रेसिडेंट और संघ एक तरफ, इस तरफ से भी देख सकते हैं, और इस तरह भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सीताराम केसरी जैसे अध्यक्ष हैं सपोज, तो उनकी पूरी आइडेंटिटी ही लॉस हो जाएगी कि कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा, उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो क्या ऐसा प्रेसिडेंट चल पाएगा जिसको सत्ता रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, सत्ता सिक्योरिटी नहीं देगी, इमोशनल सिक्योरिटी नहीं देगी, रिसोर्सेस नहीं देगी? तो क्या संघ कैपेबल है कि वो अपने दम पर पार्टी प्रेसिडेंट को चला पाएगा? ये बहुत सारे पेचेस हैं जो मुझे लगता है कि ये मोदी जी वहां रात रुकने वाले हैं। अगर जैसा हमको लग रहा है कि वो सुबह उनका कार्यक्रम 10 बजे है वहाँ, जो ये जो नेत्रालय का, माधव नेत्रालय की स्टोन लेंगे है, और 10 बजे के बाद कुछ शहर के कार्यक्रम है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की ई बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, और भी दिन भर कुछ कार्यक्रम होंगे, शायद लोगों से मिलेंगे। वो शाम को रेशम बाग जाने वाले हैं जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। अब आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोदी जी कितनी देर रुकते हैं, और क्या मोदी जी रात को वहीं रुकते हैं या उनको रुकना पड़ जाता है कि जो बातचीत होती है वो इनकंक्लूसिव होती है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या आरएसएस मोदी जी को की इस विजिट को एक तरह का जेस्चर मानकर बीजेपी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या सिलेक्शन में अपने एटीट्यूड को किसी भी तरह से डाइल्यूट करना चाहेगा क्या, कि वो ये मान ले कि नहीं, आप जैसा ठीक समझे वैसा बताइए, अपने नाम बताइए? तो मुझे नहीं लगता है इस बार जो जो लग रहा है मुझे, जो इतना टल रहा है, आप देखिए कि कितने 2 साल से ये पूरी की पूरी प्रोसेस टल रही है। तो ये मुझे जो मेरा एक गट फीलिंग है कि ये क्लाइमेक्स है इसका, और मोदी जी की द्वारा संघ की तारीफ करना, लेक्स फ्रेडमैन से तारीफ करना, या पार्लियामेंट में पूरे के पूरे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फिलोसाइज करना, गंगा को, और मॉरिशस में वो गए तो कैसे वो यहाँ का पानी ले गए थे महाकुंभ का, और वहां डाला जब वहां, तो उसको लेकर क्या माहौल बना। एक नए किस्म का माहौल देश में बनाया जा रहा है। वो एक बातचीत अलग है आशुतोष जी की, हमको क्या हिंदुत्व के नई फॉन्ट में ढाला जा रहा है, नए सिक्के ढाले जा रहे हैं हिंदुत्व के, उसके क्या परिणाम होंगे वो एक अलग है। हम अपनी चर्चा को खत्म करते हैं, तो वो इसलिए खत्म करते हैं कि ये जो 30 मार्च की बैठक है, ये कोई अचानक से प्रकट हुई है। हिंदी के अखबार में नागपुर की प्रकाशित हुई खबर, और फिर ऑल इंडिया न्यूज बन गई। पर इसके इसके तैयारी और इसके मूल में काफी तैयारी रही होगी मानसिक रूप से। मानसिक रूप से ये कि भागवत मिलना चाहते हैं कि नहीं, और मोदी जी जाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से ये केवल 3 बार इन्होंने स्टेज शेयर किया है, भागवत ने और मोदी जी ने। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने इनको, एक तो दोनों को राम मंदिर के फाउंडेशन लेइंग में साथ देखा था, एक मंदिर के इनॉग्रेशन में साथ देखा था। तो ये तीसरा मौका होगा जब, और उन दोनों अवसरों पर दोनों के बीच कोई संवाद हुआ हो, इस तरह के कोई फोटोग्राफ नहीं देखे गए या इस तरह की कोई खबरें नहीं देखी गई। ये जो है खबर, ये जो
अब बनने वाली है 30 मार्च को। और उसके पहले हम लोगों की बातचीतों में, डिबेट्स में, आपके सत्य हिंदी की डिबेट्स में जो निकलने वाला है, अब मेरे ख्याल से 12 दिन तक यही सब चलने वाला है। और आप पाएंगे कि बीजेपी के स्टेट इलेक्शंस या तो रुक गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि 18 जगह होना जरूरी है, मतलब बीजेपी प्रेसिडेंट की घोषणा के पहले अभी 12-13 जगह हुए हैं, या तो स्पीड अप होंगे, करवाए जाएंगे, या उनको रोक दिया जाएगा। तो हम लोगों के लिए बहुत, जनता को बताने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, और लोगों की रुचि को बहुत जल्दी जागृत कर दिया गया है नागपुर को लेकर। तो आज की चर्चा, आशुतोष जी, हम यही खत्म करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.